अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हसन बात कर रहा हूँ टाइलन फ्लाई माइग्रेशन सर्विसेज की तरफ से। सर हमारे बड़े सीनियर कंसल्टेंट हैं अली अरशद साहब, बड़ी मुश्किल से आज उनसे टाइम लिया है, उनसे थोड़ा सा टाइम लिया। आपकी बहुत सारी क्यूरीज जो हैं उसको हम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग बहुत मतलब स्पेन, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन सारे कंट्रीज की क्यूरीज को आपके सॉल्व करेंगे और आपको बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा बाहर जाने के लिए। चलिए हमारे सीनियर कंसल्टेंट अली अरशद साहब, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। इस वक्त हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, मतलब वो मोस्टली जो है हमारी साइट्स वगैरह पे, मतलब हमारे पेज पे आते हैं, वो आके बात करते हैं जी डन बेस पे, हमें डन बेस पे वीजा दे दें, हमें डन बेस पे वीजा दे दें, पेमेंट आफ्टर वीजा ले लें। ये क्या चीज है डन बेस? सर थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स मैं बहुत दफा इन चीजों को मतलब जो है गाइडलाइन दे चुका हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा कॉल मुझे भी आती हैं कॉल्स, लेकिन ना एक्चुअली इश्यूज क्या है कि ये अब क्लाइंट्स को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन हम जैसे कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं कि जिन्होंने हमने क्लाइंट्स को शऊर देना है इस चीज के ऊपर कि एजेंट्स और कंसल्टेंट में डिफरेंस बिटवीन क्या है। तो वो आज मैं बता देता हूँ। एक्चुअली एजेंट्स का काम क्या होता है? एजेंट्स का काम यही होता है कि वो क्या करते हैं कि 10 से 20 50 एप्लीकेंट्स को पकड़ेंगे और उनके मतलब कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे। बाद में क्या होगा, वो फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से क्लाइंट्स एक तो बैन भी हो जाता है और वो क्लाइंट्स बड़ा इस चीज पे हैप्पी होता है। वो कहता है जी मेरी तो कोई पेमेंट ही नहीं लगी, मैं तो बरजुमा हूं, मेरे पेमेंट्स का कोई इशू ही नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं आइडिया है कि उसके ऊपर बैन लग गया हुआ है, ठीक है? तो उस बैन की वजह से वो नेक्स्ट किसी कंट्री में अप्लाई भी नहीं कर सकता और वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बिग कंट्रीज की साइड पे जाएंगे लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, वो तो कभी भी नहीं वीजा देंगे अगर वो आप उनकी तरफ से बैन हो जाएंगे, ठीक है? बट कंसल्टेंट का काम ये नहीं है। कंसल्टेंट आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की तरफ वर्किंग करता है। लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अब एम्बेसी जो है ना, एम्बेसी से वीजा मिलता है, हमें एप्लीकेंट से वीजा नहीं मिलना ना। मैंने कोई ऐसा कोई काम कर देना कि जिससे मुझे वो एम्बेसी कहेंगे हाँ जी ये तो मेरे रिलेटिव्स हैं और इसके मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं एम्बेसडर के साथ, तो वो जी मुझे मैं उनको इशारा दे दूंगा कि लाइक जी अली अरशद है या सान साहब है, ये मेरे बड़े पर्सनल एप्लीकेंट्स हैं, इनको वीजा दे दें। तो ऐसे नहीं होगा। वीजा लेने के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा और अगर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है फॉर इंटरव्यू की, तो हम क्लाइंट्स को इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट अच्छी तरह अंदाज से सबमिट भी कराए और इंटरव्यू भी दे। देन एम्बेसी आपको मोर देन 99% चांसेस हो जाता है कि आपको एम्बेसी वीजा ग्रांट करता है। तो वो बड़ी एक अच्छी मैं चीज कहता हूं अपने एप्लीकेंट्स को कि नो एक्सीलेंट, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, एक्सीलेंस ऑन द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, इंटरव्यू अच्छा दे, डेफिनेटली आपको एम्बेसी जो है वीजा ग्रांट करेगी। ठीक है सर। सेकेंडली हम इस वक्त जो है ना मार्केट में एक हाइप क्रिएट हुई है कनाडा, हर बंदा कह रहा है जी कनाडा पे हमने कनाडा जाना। जी ठीक है। और मोस्टली बेसिकली यूट्यूबर्स ने जो है ना इस चीज को बहुत ज्यादा खराब कर दिया कि बस आप जाएं, नो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, नो ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड और आप कनाडा जा सकते हैं। इसके बारे में देखिए एहसान साहब, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वही बात आई थी, वही डन वाली बात आ गई ना कि ये हाइप क्रिएट कर दी ये ब्लॉगर्स ने। अब फिर वही बात कि हम जैसे कंसल्टेंट जो बैठे हुए हैं, मैंने तो शाउट देने ही देना क्लाइंट्स को और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि क्लाइंट्स का पैसा डूबे। देखिए ये अगर ऐसी बात है तो फिर कनाडा का जब भी वीजा रिफ्यूज होता है वो ये क्यों लगा देता है 179B क्लॉज? वो इसी वजह से 179B क्लॉज लगाते हैं कि आपके पास जब प्रूफ ऑफ फंड ही नहीं होगा तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप? माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, आपको भी पता है कि देखा जाए तो कनाडा लाहौर से टोरंटो की जो वन वे टिकट की रिटर्न टिकट वो 8 लाख रुपए की है, ठीक है? प्लस होटल बुकिंग्स है, आपका वहां पे खाना पीना, रहाइश, खाना पीना, ये सब चीज होंगी। जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, प्रूफ ऑफ फंड्स ही नहीं शो कराने के लिए बैंक स्टेटमेंट होगी, तब तक कैसे एम्बेसी आपको समझ सकती है कि आप वहां पर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे? पहली चीज। दूसरा, अब ये पैसे अगर हैं तो कहां से आए? सोर्स ऑफ इनकम। तो वो सोर्स ऑफ इनकम और जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, ये दोनों चीजें आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तब जाके आपको कनाडा वीजा देता है। मुझे फिर वही बात हंसने वाली आ जाती है। देखिए ये तो अब तो टर्की भी है, वो भी विदाउट बैंक स्टेटमेंट ही आपको वीजा ग्रांट करते हैं। थाईलैंड है, वो भी आपको कहते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट दें। इवन आपका मिडिल ईस्ट, दुबई, वो भी अब आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट एंड विदाउट सोर्स ऑफ इनकम, विदाउट फैमिली टाइज आपको कनाडा वीजा ग्रांट कर दे? ये जस्ट आपको पता है एजेंट्स ने काम खराब कर दिया है। एजेंट्स यूट्यूब्स बनाते रहते हैं, उसके ऊपर ब्लॉगर्स आ गए हैं जी कनाडा 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 कनाडा। लेकिन एप्लीकेंट्स को भी खुद सोचना चाहिए कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट एक बिग फिशिश कंट्री लाइक कनाडा, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड कैसे आपको वीजा दे देगी? अच्छा, सेकंड जो है आपको भी थोड़ा सा शेंजन में हम स्पेन के बारे में थोड़ा सा क्लाइंट्स को बताते हैं, अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि स्पेन कंपैरेटिवली कनाडा को, और अगर हम स्पेन को कंपेयर करें
तो वीजा मतलब चांसेस ज्यादा किस साइड पर आते हैं, स्पेन वाली साइड पे जाते हैं, कनाडा की साइड पे जाते हैं? मतलब नहीं, दोनों में अगर आप- अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हर चीज को ना लाइक हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से इसको देखना है, हर चीज को हमने एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना है। अगर आप कनाडा की बात करें ना तो आप क्या एक बड़ी अच्छी सी मिसाल सुनाऊंगा। देखिए आपने अगर छत पे जाना है, रूफ पे जाना है, तो रूफ पे जाने के लिए आप छलांग मार के रूफ पे नहीं जा सकते। हाँ, रूफ से नीचे आ सकते हैं छलांग मार के, लेकिन रूफ पे जाने के लिए आपको सीढ़ी लगानी पड़ेगी। सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तो अब सीढ़ी लगाने के लिए आपको स्पेन से जाना पड़ेगा। अब वो स्पेन पे भी लेकिन जाने के लिए आपको देखें आप ऑल द वे अगर लेट्स फॉर पाकिस्तान में एक एप्लीकेंट रह रहा है, वो आज तक कभी अपने आउट ऑफ सिटी में नहीं कभी गया, लाइक यहाँ से कभी नारायण पकानी सैर करने गया, यहाँ से कभी आप एबटाबाद नहीं गया, वहां पर नहीं गया, तो ऑल द वे कनाडा कैसे जा सकता है? एम्बेसी को हमने जस्टिफिकेशन देनी है ना कि जी मैं बड़ा एक कह लें कि थका हुआ हूँ अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, तो मैंने अगर घूमने फिरने काफी दिन पहले भी जाता था, थाईलैंड भी गया, टर्की भी चला गया, मैंने मलेशिया भी सफर कर लिया, और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं कनाडा फिरूं, ठीक है? तो उसके लिए हमें अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। तो ट्रैवल हिस्ट्री में आपका सबसे पहले जो अच्छा कंट्री आता है, अगर आपने किसी भी कंट्री अच्छी कंट्री का वीजा लेना तो उसमें आपको टर्की पहले विजिट करना पड़ेगा, थाईलैंड विजिट करना पड़ेगा, मलेशिया विजिट कर लें, अपना साथ दुबई मिला लें या अजरबैजान, देन मूव टू द शेंजन कंट्री फॉर स्पेन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड। तो वो भी आपको वीजा देने के लिए सोच लेंगे कि यार वाकई इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो उसके बाद आपने ये लाइक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, तो उस स्टेप के बाद यानी थर्ड स्टेप कौन सा होगा? देन इज कनाडा, देन इज फॉर यूएसए, देन फॉर यूके एंड न्यूजीलैंड। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर नीचे बैठे हुए और छलांग मार के डायरेक्ट कनाडा चले, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा सर, हाँ आपके पास यहाँ पे कोई क्लाइंट आता है, वो विजिट वीजा की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जी जी, आज वो आपके पास केस स्टार्ट किया जाता है, अब क्या कितना टाइम देते हैं क्लाइंट को कि कितनी देर तक हम इसको केस को क्लोज करेंगे? अगर तो आप बात कर रहे हैं ना कनाडा के लिए से रिलेटेड या स्पेन से रिलेटेड, जो बिग फिशेस वाली कंट्रीज हैं जहां पर वीजा लेना थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है एज पर डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से देखा जाए, तो मैं विद इन 1 मंथ का टाइम जरूर दूंगा। देखिए इसमें ना 4 से 5 चीजें होती हैं जो आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सबसे पहले आपका एक रिक्वेस्टिंग लेटर, जिसको आप SOPs कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो उसको लिखना जो है ना वो ही एक मैटर करता है। हमने इस तरह लिखना होता है कि आपका जो एम्बेसी पर्सन है यानी वीजा ऑफिसर है, वो उसको पढ़े और देख के खुश हो कि यार वाकई ही इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड ओन कंट्री, ही इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड लाइक विद फाइनेंशियली स्टेबल हो, लाइक जॉब के लिहाज से बड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो, अपने बिजनेस के लिहाज से वेल एस्टैब्लिश हो। तो वो एक रिक्वेस्टिंग लेटर में जिस तरह हम लिखते हैं वो उसके खुश हो, एक ये चीज। सेकेंडली जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, दैट्स अ ट्रैवल आइटनरी। अब 14 डेज की एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। 14 डेज की ट्रैवल आइटनरी का मतलब क्या है कि उसने डे 1 में क्या करना है, डे 2, डे 3, 4 उसको इस तरह अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन करना कि एम्बेसी पर्सन यानी वीजा ऑफिसर उससे खुश हो। तो अब इन दोनों चीजों को बनाने के लिए ये तो नहीं होगा कि मैं अभी बैठ जाऊंगा और 1-2-10 मिनट में लिख दूंगा, यानी अगर लाइक मेरा स्टाफ मेंबर उसको मैं कह दूंगा तो वो सुबह बैठेगा शाम तक कंप्लीट कर लेगा, ऐसे नहीं होता। लाइक इनके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं अपने मोस्टली एप्लीकेंट्स को 1 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम देता हूं कि आपकी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ प्रोसेसिंग टाइम होगी ऑन योर एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, अब इन दोनों कंट्रीज में हम स्पेन और कनाडा की डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली, तो इसमें मुझे बताइए कि अगर क्लाइंट आता है हमारे पास, हमारे कोई व्यूअर्स आते हैं, इनमें इनको क्लोजिंग बैलेंस क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल आप हसन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से एप्लीकेंट्स ये क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अब स्पेन का ना अब डिपेंड कर रहा है कि आपका पर डे वहां पे कितना एक्सपेंस आएगा, लाइक आपके होटल का, आपके खाने पीने का, मतलब दूसरी शॉपिंग का। तो अगर मैं सजेशन दूंगा अपने एप्लीकेंट्स को, अगर आपने स्पेन यानी शेंजन वाली साइड पे मूव होना, लाइक जर्मनी, नीदरलैंड्स, तो मैं कहूंगा इसका क्लोजिंग बैलेंस मोर देन 2 मिलियन होना चाहिए, ठीक है। कनाडा वाली साइड पे मैं कहूंगा मोर देन 4 मिलियन से ऊपर होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन है ना, मतलब लाइक देखा जाए, अब कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि जी क्लोजिंग बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट बोथ ऑफ द सेम थिंग्स। नो, दैट्स बोथ ऑफ द एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। One of the closing balance and then is the statement. Statement means last 6 month की statement, last 4 month की statement. अगर हम कनाडा वाली साइड पे जाएं तो कनाडा लास्ट 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट मांगता है। अगर हम स्पेन शेंजन वाली साइड पे जाएं तो लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट मांगता है। ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, ये समझने वाली बात बड़ी है। मैं अपने व्यूअर्स को बताना ये चाहूंगा, बड़े मेरे फैन फॉलोअर्स वाले मुझे बहुत दफा पूछते हैं कि सर ये किस तरह हम मैनेजेबल करें। देखिए अगर लास्ट 6 मंथ का मतलब ये होता है कि एम्बेसी क्यों मांग रही होती है कि देखिए आप अपने कंट्री में अब ये भी स्टैब्लिश हुए हैं कि लास्ट 6 मंथ स्टैब्लिश्ड है, फाइनेंशियली स्टेबल कब थे,
ये तो नहीं है कि आज ही आपने अपनी अकाउंट में पैसे रखवाए और मैसेज को वीजा फाइल कर दिया तो मैसेज समझेगी कि आप बड़े जल्दी पुश्ती कि आप अमीर आ रहे थे। फाइनेंशियली देखने के लिए आपको लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग चलते आ रहे हैं। अगर आप जॉब पर्सन है तो आपकी लास्ट 6 मंथ से सैलरी आ रही थी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो लास्ट 6 मंथ में आपका अकाउंट रनिंग में था। मतलब जॉब सैलरी का अगर देखा जाए पहली 5-10 तारीखों में आ जाती है। अगर आपकी सैलरी नहीं आ रही तो लास्ट 6 मंथ से आपको सैलरी नहीं आ रही तो फिर कैसे हाउ इज इट पॉसिबल कि आप शो कर सकते सोर्स ऑफ इनकम। और अगर आप एनटीएन होल्डर्स हैं यानी टैक्स पेयर हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि लास्ट 4 मंथ या 6 मंथ में आपकी कोई ट्रांजिशन नहीं हुई, बिजनेस ट्रांजिशंस नहीं हुई अच्छे लेवल्स के ऊपर जाके लाइक 3 से 4 लाख 5 लाख 10 लाख, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप शो कर सकेंगे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। क्लोजिंग बैलेंस यानी अगर आप शेंजन वाली तरफ मूव करेंगे तो मोर देन 2 मिलियन आपका बैंक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। कनाडा के लिए 4 मिलियन से बाहर होना चाहिए। ये फॉर मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ। फैमिली पर्सन के लिए मैं बात नहीं कर रहा। फैमिली पर्सन में उसी लिहाज से बजट इंक्रीज हो जाएगा ना। देखिए एक सिंगल पर्सन जा रहा है उसका खाने का लाइक पर डे का अगर मैं शेंजन की साइड पे लगाऊं तो 80 से 100 यूरो खर्चा आता है एक्सपेंस। अब वो फैमिली बीवी बच्चों के साथ जा रहा है तो 80 यूरो तो नहीं आएगा, तो उस लिहाज से स्टेटमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। सर इसमें मोस्टली लोगों का ये भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि हम विजिट वीजा पे जा रहे हैं, वहां पे कनाडा जाकर या स्पेन जाकर हम अपने स्टेटस को कैसे चेंज करेंगे, हमें बताएं, आप हमें कुछ करा के देंगे। तो ये इसमें देखिए मैं तो ऐसा नहीं कुछ कर सकता और ना मैं कभी सजेशन दूंगा क्लाइंट्स को कि मेरे से करवाएं। ये सब लाइक एक यहाँ पे बैठ के हम बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जब क्लाइंट एप्लीकेंट्स पहुंचता है लाइक अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचता है, लाइक स्पेन में पहुंच जाता है, जर्मनी, इटली या फिर कनाडा पहुंच जाता है, तो ये उसके बाद की चीजें हैं। ठीक है, यहाँ से बैठ के मैं उसको कोई भी वो मैं एक अच्छा कंसल्टेंट होने के नाते मैं कभी भी नहीं उसको खाली प्याली पुलाव वाली बातें बताऊंगा कि जी मैं ऐसा कर दूंगा ऐसे नहीं कर दूंगा। ये सब इंटायरली एप्लीकेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसके कितने स्किल्स हैं अपनी फील्ड में। अब वो एक सैलरी पर्सन है, लाइक सैलरी पर्सन इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, अब उसको प्रॉपर एक कंपनी के साथ वो पाकिस्तान में जॉब कर रहा था, ठीक है, अब वो यहाँ से विजिटर वीजा में कनाडा मूव हो गया या स्पेन मूव हो गया। अब वो मुझे कहे कि सर मुझे जॉब फाइंड आउट कर दे, लेट्स वो मैंने उसकी जॉब फाइंड आउट कर भी दी। अब वहां पे उसका इंटरव्यू हुआ है, अब इंटरव्यू में वो अपनी चीजों को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। लाइक एक एम्प्लॉयर कहता है कि जी ये बेबी में फॉल्ट है, इसको फाइंड आउट करके दो, तो वो कहे जी मैंने तो ये चीज पढ़ी नहीं थी। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो एम्प्लॉयर स्पेनिश एम्प्लॉयर है या कैनेडियन एम्प्लॉयर है, उसको जॉब दे दिया। तो ये वीजा स्टेटस चेंज जरूर हो सकता है कि अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर होगा वहां का, तो जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए एप्लीकेंट को जो है ना खुद अपनी आप मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपनी जॉब को खुद फाइंड करे विद गुड कवरिंग लेटर एंड विद गुड सीवी पैटर्न। सर आपने बहुत सारा टाइम दिया, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी बिल्कुल सर मोस्टली हमारे जो है क्लाइंट्स वो एक चीज पूछते हैं कि सर हमारी फाइल सबमिट होगी, अब एम्बेसी कितना टाइम लेगी, हमें कब तक वापस आएगा, आप हमारी फाइल जल्दी मंगवा दें, ऐसी कोई चीज है आपके पास? क्या मंगवा सकते हैं? कोई चीज है सर साहब, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जस्ट एक एजेंट्स ने अपनी वो हवा गंदी कर दी है, लेकिन उसकी वजह से जो अच्छे कंसल्टेंट्स बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा कंसल्टेंट हूं, लेकिन और भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, उनका नाम भी खराब हो रहा है। ये एजेंट्स ने काम खराब कर दिया। एम्बेसी में किसी का ताल्लुक नहीं होता। ऐसा पॉसिबल है कि एम्बेसी में मेरी कोई मदर है, फादर बैठे हुए, कोई ब्रदर सिस्टर अंकल बैठा हुआ, और उनको जाके कहूंगा कि ये मेरे एप्लीकेंट्स हैं, इनकी फाइल इनकी हैंड ओवर कर दो या इनको वीजा दे दो। अगर ऐसा पॉसिबल होना शुरू हो जाए तो एम्बेसी वालों को अपने हमारे जैसे कंट्रीज में आके एम्बेसीज बनाने का मकसद ही नहीं, खत्म हो जाता है। वो अपनी कंट्री में बैठे हो, एजेंट्स यहाँ भी बैठा हो, एप्लीकेंट्स उनको फाइल देते रहे और उनको वीजा ग्रांट होते रहे और वो भी कुछ सब कुछ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है। तो ये सब जो टाइम पीरियड है ना एम्बेसीज का, वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब कई दफे ऐसे होता है कि उन्होंने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पे 15 वर्किंग डेज लिखा हुआ है या 30 वर्किंग डेज लिखा हुआ है या 2 मंथ वर्किंग डेज लिखा हुआ है, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग है ना। अब देखिए उन्होंने वेरिफिकेशन करनी होती है, आपके जॉब के डॉक्यूमेंटेशन लेवल उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन करनी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है, आपके जॉब के बिजनेस के डॉक्यूमेंट उनकी वेरिफिकेशन करनी होती है। तो ये डिपेंड ऑल ऑफ द योर डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन के ऊपर, वो चाहे वो 15 दिन लिखा तो 30 डेज भी ले सकते हैं। ये ऑल ऑफ द कंसर्न ऑफ द विजिट रिगार्डिंग विद एम्बेसी पर। थैंक यू सो मच अली अर्शद साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। जी सर, व्यूअर्स आपके कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के दिल में थे इसको हमने क्लियर करने की कोशिश की। इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हो तो आप काइंडली हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे व्हाट्सएप पे आकर हमसे अपनी क्यूरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, डायल एंड फ्लाई माइग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।